हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। जय हिंद, राम राम। तो देखिए, हम कर रहे हैं नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर, जो आपकी सीबीएसई से जो आपकी एनसीईआरटी बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर है हिस्ट्री का। और ये तो दो पार्ट में हमने किया है। फर्स्ट पार्ट जो है हमारा इससे पहले आ चुका था, अगर अभी आप देख रहे हैं तो ये सेकंड पार्ट है। और अगर आप चैप्टर को प्रॉपर समझना चाहते हैं तो इसका दोनों पार्ट जो है आपको देखने होंगे। तो देखिए, शुरू करते हैं चैप्टर को आगे। लास्ट टाइम जो हमने किया था वो हमने किया था कि जो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट है, ठीक है, जो बोर्बन डायनेस्टी थी, वो बोर्बन डायनेस्टी जो है वापस से जो है आपकी क्या हो चुकी है, एस्टेब्लिश हो चुकी है। बोर्बन डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट किया जा चुका है। और अब आगे किस तरीके से जो है यहाँ पर यूरोप में चेंजेस होंगे हम वो देखेंगे, ठीक है। तो बोर्बन डायनेस्टी को वापस से एस्टेब्लिश कर दिया गया था। इसके बाद जो हम देखते हैं कि बॉर्डर्स में फ्रेंच आने वाले टाइम में वापस से ज़्यादा अपने बाउंड्रीज़ का एक्सपेंशन ना करे, इसलिए जो है उसको उसके आसपास की बाउंड्रीज़ को जो है सेटअप कर दिया गया था। नीदरलैंड बना दिया था, पर्शिया को जो है ऑस्ट्रिया को जो है बांट दिया गया था फ्रेंच एक्सपेंशन को रोकने के लिए। तो इसलिए देखेंगे। लेकिन जो जर्मनी के 39 स्टेट्स थे वो सेम टू सेम थे। अब हम आगे चैप्टर में समझेंगे कि कैसे उन 39 स्टेट में भी जो है आगे आपको चेंज देखने को मिलेगा। तो जो कंजर्वेटिव्स की गवर्नमेंट आई थी, कंजर्वेटिव्स वो होते हैं जो ओल्ड ट्रेडिशंस को, ओल्ड इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट करते हैं। इस तरीके से उन्होंने आके क्या कर दिया था, वापस से सेंसरशिप लगा दी थी। न्यूज़पेपर, बुक्स, प्ले, सॉन्ग्स, जो भी आइडिया ऑफ लिबर्टी और फ्रीडम को शो करते थे वो सब कंजर्वेटिव गवर्नमेंट ने बैन कर दिए थे। अब इतनी ज़्यादा सेंसरशिप और इतनी ज़्यादा बैन के बाद क्या होता है कि धीरे धीरे रिवोल्यूशनरी ग्रुप बनने स्टार्ट हो जाते हैं। वहाँ पर यूरोप के अंदर अलग अलग जगह पर जो है क्रांतियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। क्रांतिकारी लोगों के छोटे छोटे ग्रुप बनने स्टार्ट हो जाते हैं जो इस कंजर्वेटिव गवर्नमेंट के जो हैं बिल्कुल अगेंस्ट होते हैं, जो इनका अपोज करते हैं। तो उसमें कुछ नाम आएंगे, कौन कौन वो क्रांतिकारी लोग थे, कौन कौन सी वो ग्रुप्स बने थे, वो हमारे लिए यहाँ से इस टॉपिक से इम्पोर्टेंट है। तो कह रहा है कि जो है सीक्रेट सोसाइटीज़, जो गुप्त संगठन थे, ठीक है ना, क्या बोल सकते हैं हम, जो गुप्त संगठन थे वो अभी सामने आना शुरू हो गए हैं। सीक्रेट सोसाइटीज़ बनना शुरू हो गई हैं। क्यों? क्योंकि जो है आपका जो लिबर्टी और जो फ्रीडम का जो आइडिया था, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से स्टार्ट हुआ था, वो अभी भी जो है आपका कंटिन्यू ही था, ठीक है। तो इस आइडिया के लिए और बेटर तरीके से काम करते हैं यहाँ पर ये सीक्रेट सोसाइटीज़। और यहाँ पर एक नाम दिया गया है इटालियन रिवोल्यूशनरी का। कौन है? एक इटालियन रिवोल्यूशनरी है जिसका क्या नाम है, जोसेफ मैजिनी, ठीक है। तो नाम याद रखना है, इटली का है, जोसेफ मैजिनी इसका नाम है। जिनेवा में जो है इसका जन्म हुआ था। तो ये भी जो है कार्बोनरी की एक सीक्रेट सोसाइटी को ज्वाइन कर लेता है। और इसके बाद जो है ये दो सीक्रेट सोसाइटीज़ का फॉर्मेशन करता है, गठन करता है। पहला है यंग इटली और दूसरा है यंग यूरोप, ठीक है। तो जोसेफ मैजिनी की बनाई हुई दोनों सीक्रेट सोसाइटी जो है हमें याद रखनी है कि उनके क्या क्या नाम थे। तो आपका पहला यंग इटली नाम है और दूसरा यंग यूरोप नाम है, ठीक है। दोनों सीक्रेट सोसाइटी हैं। काम क्या है इनका? काम यही है, कंजर्वेटिव गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट जो है इन्होंने प्रिंट निकाले, बुक्स छापी। और यूरोप को एक तरीके से इन्होंने जो है फ्रीडम और लिबर्टी जैसे आइडियाज़ से जो है इंस्पायर किया कि किस तरीके से वापस हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं अपनी फ्रीडम और लिबर्टी उसी लेवल पे जैसी हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान करी थी। लेकिन अब ये जो है थोड़ी सी लिमिटेड हो गई है इस गवर्नमेंट में। तो इस तरीके से जो है आपका दो जो है आपका जोसेफ मैजिनी ने दो इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर एस्टेब्लिश किए हैं। आगे देखिए, यहाँ पर एक स्टेटमेंट दी हुई है। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहीं ना कहीं जो है यहाँ से क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी यहाँ से बना सकती है कि द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ अवर सोशल ऑर्डर। ये मैटरनिच, जो ड्यूक मैटरनिच थे, ठीक है ना, जो आपके 1815 में ट्रीटी ऑफ वियना में थे, ड्यूक मैटरनिच ने किसके बारे में ये कहा था, तो द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ अवर सोशल ऑर्डर कौन होगा, ठीक है ना। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट जो है किसको डायरेक्टेड थी? जोसेफ मैजिनी को। यही जोसेफ मैजिनी जिन्होंने जो इटालियन रिवोल्यूशनरी था, जिसने यंग इटली और यंग यूरोप जैसे दो सीक्रेट सोसाइटी गुप्त संगठन बनाए थे, इन्हीं को इन्होंने क्या कहा था कि जो जोसेफ मैजिनी है ये सबसे बड़ा दुश्मन है सामाजिक व्यवस्था का। सामाजिक व्यवस्था का दुश्मन क्यों बताया था? क्योंकि जो ड्यूक मैटरनिच हैं वो कहीं ना कहीं कंजर्वेटिव्स को सपोर्ट करते थे। ये कंजर्वेटिव्स की साइड थे। जोसेफ मैजिनी रिवोल्यूशनरी को सपोर्ट करता था, रिवोल्यूशंस को सपोर्ट करता था। दोनों डिफरेंट आइडियोलॉजी के लोग हैं, इसलिए मैटरनिच चाहते थे कि कहीं ना कहीं जो आपका है कंजर्वेटिव गवर्नमेंट चलती रहे, उसी तरीके से देश आगे बढ़ता रहे। वहीं जोसेफ मैजिनी चाहता था कि फ्रीडम और लिबर्टी इस तरीके से अचीव नहीं की जा सकती। अगर हमें वो अचीव करनी है तो उसके लिए हमें
रिवॉल्यूशन करने ही करने पड़ेंगे। इसलिए सबसे बड़ा दुश्मन कहा था सामाजिक व्यवस्था का, किसको कहा था? जोसेफ मेज़िनी को कहा था। और किसने कहा था? ड्यूक मेटरनिच ने कहा था। क्योंकि उसका जो पार्ट था, उसका जो रोल था रिवॉल्यूशंस के अंदर, वो काफ़ी बड़ा है। उसको आगे और ज़्यादा डिटेल में देखेंगे हम। अब देखिए ये यहाँ पर जोसेफ मेज़िनी जो है अपनी सीक्रेट सोसाइटी में, देखिए यहाँ पर मैप्स, बुक्स डिस्कस करना, ठीक है, सरकार का कैसे अपोज करना है वो सब डिस्कशन करना। तो ये सब इन सीक्रेट सोसाइटीज़ के जो है पार्ट थे। जैसे हमारे इंडिया में भी संगठन थे, भगत सिंह हो गया, चंद्रशेखर आज़ाद हो गया, ये क्रांतिकारी लोग थे। वैसा ही कुछ रोल प्ले कर रहा था यहाँ पर जोसेफ मेज़िनी। अब देखिए यहाँ पर यूरोप के अंदर एक टाइम ऐसा आएगा, देखिए हमने देखा है 1815 में जो है आपका नेपोलियन की हार के बाद वहाँ पर कंजर्वेटिव गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हो जाती है। उसके बाद एक फ़ेज़ ऐसा आएगा जहाँ पर यहाँ यूरोप के अंदर अलग अलग जगह पर बहुत सारे रिवॉल्यूशंस होंगे, यानी क्रांतियाँ होंगी। तो इन क्रांतियों को देखते हैं एक बार। कौन कर रहे थे? लिबरल नेशनलिस्ट लोग कर रहे थे, जो लिबर्टी फ्रीडम चाहते थे देश के अंदर, वो कर रहे थे। इसमें एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग थे, जब थोड़ा बहुत पढ़ लिख के लॉयर्स, बिजनेसमैन जो हैं एजुकेशन हासिल कर चुके थे, जिन्हें फ्रीडम लिबर्टी का मतलब समझ आ चुका था, वो लोग जो हैं आपके प्रोफेसर, स्कूल टीचर्स, ये सब जो हैं मिडिल क्लास का पार्ट बन चुके थे। और ये जो है एक अच्छी गवर्नमेंट चाहते थे, फ्रीडम लिबर्टी जैसे कॉन्सेप्ट इनको समझ आ चुके थे, इसलिए बेटर गवर्नमेंट चाहते थे। तो यहाँ पर बता रहा है कि सबसे पहले 1830 के अंदर जो है एक बार फिर से रिवोल्यूशन होता है। तो देखिए जो यूरोप के अंदर जितना भी जो नेशनलिज्म आया है, जितना भी रिवोल्यूशन का जो आइडिया है, हमने लास्ट टाइम देखा था किस देश से स्टार्ट हुआ था, फ्रांस से स्टार्ट हुआ था। वो चाहे 1789 की क्रांति हो, चाहे फिर वो नेपोलियन ने रूल स्टार्ट किया हो, ठीक है, चाहे फिर वो नेपोलियन का जो एक्सपेंशन का तरीका था, या जो भी था, कहीं ना कहीं फ्रांस के अंदर ही रिवोल्यूशन शुरू हुए हैं। तो ऐसा ही होता है एक बार कि जो है आपका जुलाई 1830 के अंदर क्या होता है, फिर से एक रिवोल्यूशन यहाँ पर देखने को मिलता है। 1815 के अंदर लुइस फिलिप को जो उसका हेड बनाया गया था बोर्बन का, वो वहाँ पर बन जाते हैं। और यहाँ पर फिर से एक मेटरनिच की स्टेटमेंट आती है। क्या आती है? द रेस्ट ऑफ यूरोप कैच कोल्ड, यानी क्या कहता है कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरा यूरोप को जो है कोल्ड हो जाता है, पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। क्यों कह रहा है? फिर से एक आइडिया दे रहा है कि अगर फ्रांस के अंदर अगर रिवॉल्यूशन स्टार्ट होंगे तो उसका इम्पैक्ट पूरे यूरोप पे आएगा। जैसे हमने देखा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का इम्पैक्ट पूरे यूरोप पे आया। वो पूरे यूरोप के अंदर नेशनलिज्म, लिबर्टी आइडिया, ऐसी चीज़ें लेकर के आया जिससे कि हैं एक मॉडर्न स्टेट बन सके, एक ठीक है ना नेशन एस्टेब्लिश हो सके, जो कॉमन फीलिंग्स, डिवोशन, सेक्रीफाइस पर आधारित हो। तो वैसा ही जो है एक डिवोशन दोबारा देखने को मिला है। इसलिए मेटरनिच ने दोबारा कहा है कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। क्यों कहा है? इसलिए कहा है कि जो आइडिया है रिवॉल्यूशन का फिर से फ्रांस में कहीं ना कहीं स्टार्ट हो गया है, और हो सकता है आने वाले टाइम में फिर से जो है आपका यूरोप जो है इन रिवॉल्यूशंस की चपेट में आ जाए। इसलिए यहाँ पर फिर से ये स्टेटमेंट मेटरनिच ने दी है, इसको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर इसके आसपास और छोटे छोटे रिवॉल्यूशंस होते हैं। जो ग्रीस कंट्री होती है वो डिस्कस हो रही है यहाँ पर। जो ग्रीस है आपका, जिसका बहुत एंशियंट हिस्ट्री है, यानी सुकरात से लेकर के प्लेटो के टाइम का जो पुराना हिस्ट्री ग्रीस का रहा था, एक बहुत पुराना जो है एक नेशन स्टेट रहा था। वो ओटोमन एम्पायर जो है, मुस्लिम एम्पायर था ओटोमन एम्पायर, उसके जो है होल्ड में होता है, ठीक है। अब इससे पीछा छुड़ाने के लिए जो क्या हो जाता है, ग्रीस में भी जो है रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो जाते हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि जो है ना, ये आप यहाँ देख रहे हो, ये सारा ओटोमन एम्पायर है, ये सारा मुस्लिम एम्पायर है, जो आप यहाँ से जो बाउंड्री देख रहे हो। और ये आपका मिडिल ईस्ट तक फैला हुआ था उस ओटोमन एम्पायर उस टाइम पर। यहीं पर एक कंट्री पड़ती है जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये कंट्री जो है कौन सी है, जो मैं अलग से हाईलाइट कर देता हूँ आपको। ये कंट्री जो है आपकी, यह है ग्रीस। जो ग्रीक पीपल होते हैं उनका काफ़ी एंशियंट सिविलाइजेशन होता है, काफ़ी पुरानी सभ्यता होती है। लेकिन अभी एट प्रेजेंट जो है यूरोप के अंदर जो है ये किसके एम्पायर के, ओटोमन एम्पायर की चपेट में होते हैं। तो इनसे फ्रीडम दिलाने के लिए भी जो है ग्रीस के अंदर भी रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो जाते हैं। देखिए फिर से बता रहा हूँ मैं, कहीं ना कहीं रिवॉल्यूशन स्टार्ट कहाँ से हुए थे, फ्रांस से ही हुए थे। इसलिए जो है मेटरनिच ने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को क्या हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा। क्यों कहा था? क्योंकि रिवॉल्यूशंस का इम्पैक्ट जो है यहाँ से पूरे यूरोप के ऊपर जो है फैलना स्टार्ट हो जाता था जैसे ही फ्रांस के अंदर रिवॉल्यूशन स्टार्ट होते थे। तो इसके फ्रांस का काफ़ी यहाँ रोल है। तो देखिए इस तरीके से फ्रांस का यहाँ काफ़ी रोल रहा है, और बताता है कैसे ओटोमन एम्पायर के अंडर में ग्रीस था।
तो यहाँ पर ग्रीस के जो ग्रीक्स के लोग थे, ग्रीक पीपल थे, वो भी 1821 में रिवॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। किस चीज़ का हवाला दिया जाता है कि ग्रीक कल्चर, पोइट्स, आर्टिस्ट यहाँ पर जो है ग्रीक पीपल्स की हिस्ट्री को और ज़्यादा पर्सोनीफाई करते हैं। और कहीं ना कहीं यूरोपियन पीपल भी जो क्या कहते हैं कि जो क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन है, यानी यूरोपियन सिविलाइजेशन जो है कहीं ना कहीं ग्रीक कल्चर या ग्रीस जो है सभ्यता का पालना है। क्या कहा था? क्रेडल होता है जो है आपका पालना, तो क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन यानी कहीं ना कहीं जो यूरोपियन सिविलाइजेशन हुई है उसका जन्म कहाँ हुआ है? ग्रीस के अंदर हुआ है। इस तरीके से ग्रीस को तो फ्री होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बड़ा सपोर्ट ग्रीक पीपल्स के लिए यहाँ पर गैदर हो जाता है। और एक इंग्लिश पोएट होते हैं लॉर्ड बायरन, वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है लड़ाई लड़ते हैं ग्रीस को फ्री कराने के लिए इस मुस्लिम एम्पायर से। तो जो है इस तरीके से ग्रीस की बाद में फाइनल सेटलमेंट होती है ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के थ्रू 1832 में हुई थी ये ट्रीटी। इस ट्रीटी के थ्रू जो है आपका जो है एक ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन अनाउंस कर दिया जाता है। तो जो देख रहे हो आप 1821 से 1832 की करीब 11 साल की जो लड़ाई थी उसको ग्रीस को फ्री करवा दिया है मुस्लिम एम्पायर से। और ये ट्रीटी ज़रूर याद रखनी है कि जो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल है 1832 में साइन हुई है। इसमें क्या हुआ था, जो ग्रीस है वो आपका ओटोमन एम्पायर से फ्री हो गया था। तो इस तरीके से फ्रेंच रिवॉल्यूशन का इम्पैक्ट ग्रीस को जो है फ्रीडम दिलाता है यूरोप के अंदर ओटोमन एम्पायर से। आगे देखिए एक टॉपिक है द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। अब देखिए यहाँ क्या समझाना चाह रहा है, ये बताना चाह रहा है कि जो नेशनलिज्म, ये जो राष्ट्रवाद की जो विचारधारा थी, अब तक हमने देखा कि लोग रिवॉल्यूशंस करते हैं, सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाते हैं, सरकार के ख़िलाफ़ न्यूज़पेपर्स लिखते हैं, बुक्स छापते हैं, कहीं ना कहीं अपोज करते हैं। तो यहाँ पर इस टॉपिक के अंदर रोमांटिक इमेजिनेशन के अंदर बताना चाह रहा है कि जो राष्ट्रवाद की जो फीलिंग थी वो सिर्फ वॉर्स के थ्रू ही या टेरिटरी का एक्सपेंशन करके ही नहीं होती, वो उसके में काफ़ी ज़्यादा और एलिमेंट भी जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसके अंदर कल्चर को बताया गया है कि वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ के लोग कल्चरल एक्टिविटी में कितना इंटरेस्ट रखते हैं। ये सब चीज़ें भी नेशनलिज्म को जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ाती हैं। अगर एक ही कल्चर के लोग हैं, वो अपने कल्चर को बहुत अच्छा मानते हैं, उसमें इंटरेस्ट रखते हैं, वो अपने कल्चर को ख़त्म नहीं होने देना चाहते, वो अपने कल्चर को बढ़ाना चाहते हैं, तो वहाँ के लोगों में भी धीरे धीरे एक कॉमननेस की फीलिंग आ जाएगी और वहाँ के लोग मिलजुल कर जो है उसको बचाने के लिए भी जो है एफर्ट करेंगे। तो यही रोमांटिक इमेजिनेशन इसमें बताई गई है कि कल्चर किस तरीके से नेशन का जो राष्ट्र का जो आइडिया है उसमें रोल प्ले करता है, वो आर्ट एंड पोइट्री। हमने देखा फ्रेडरिक सोरियो की पेंटिंग्स थी, या फिर चाहे जर्मेनिया की जो पेंटिंग थी, लिबर्टी की पेंटिंग्स बनाई गई थी, जगह जगह पोइट्री लिखी गई थी, ठीक है। या फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर हमने देखा कि उनका नेशनल सॉन्ग मर्सलीज़ लिखा गया था, जो बाद में फ्रेंच का नेशनल एंथम बना। इस तरीके से कहानियाँ सुनाई गई थी, जो लोग पढ़ नहीं सकते थे उनको कहानियाँ सुनाई गई थी। म्यूज़िक में यहाँ पर सॉन्ग्स बनने लग गए थे। इस तरीके से क्या हुआ कि कल्चर ने भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है किसके आइडिया ऑफ नेशन में, राष्ट्रवाद की फीलिंग्स को, राष्ट्रवाद की भावनाओं को जगाने के लिए कल्चर का भी जो है एक इम्पोर्टेंट रोल है। क्या बता रहा है रोमांटिसिज्म क्या होता है? एक कल्चरल मूवमेंट होता है जो डेवलप करता है आपका एक नेशनलिस्ट फीलिंग्स को, यानी राष्ट्रवाद की फीलिंग्स को जब कल्चर के थ्रू, आर्ट के थ्रू, पोइट्री के थ्रू, जो है आपका बुक्स के थ्रू, स्टोरीज़ के थ्रू, इस तरीके से जब उस देश की जो फीलिंग्स को, कल्चर को बढ़ाया जाए, एक राष्ट्रवाद की भावनाएं इन तरीक़ों से लाई जाएं, कल्चर के एलिमेंट्स के थ्रू लाई जाएं, उसको जो है रोमांटिसिज्म कहते हैं। तो व्हाट इज़ रोमांटिसिज्म याद रखना, यह एक कल्चर मूवमेंट होता है जिसके अंदर नेशनल की जो है इंटरेस्ट की फीलिंग्स को जगाया जाता है कल्चर का यूज़ करके, आर्ट पोइट्री का यूज़ करके। तो ये रोमांटिसिज्म होता है। क्या करते हैं ये, किस पे फोकस करते हैं? ये साइंस की बजाय साइंस को अवॉइड करते हैं और इमोशंस पर, जो है इंट्यूशन पर और मिस्टिकल फीलिंग्स पर, यानी कहीं ना कहीं इसके अंदर वो सब भावनाएं आ जाती हैं जो एक राष्ट्र के प्रति होनी चाहिए। सभी के अंदर वो सभी भावनाएं आ जाती हैं जो होनी चाहिए, और उन्हीं इमोशंस का, उन्हीं जो है इंट्यूशन का जो एक तरीके से यूज़ करके ये नेशनल फीलिंग्स जो हैं, सेंटीमेंट जो हैं जगाए जाते हैं लोगों के अंदर। अब यहाँ एक जर्मन फिलोसोफर का नाम दिया गया है, यानी जर्मनी के अंदर क्या हुआ, जोहनन गोटाफ्रीड नाम का एक पर्सन होता है जो क्या कहता है, दास वोल्क, यानी अपने लोगों को जो है दास वोल्क नाम की टर्म देता है, ठीक है। और जो है जो नेशन की जो स्पिरिट होती है उसको वोक्सगीस्ट नाम देता है। तो यहाँ पर ये दो नाम से जो है जर्मन लोगों को जो है यूनिफाई करना चाह रहा है, एक करना चाह रहा है। उसमें दास वोल्क होता है जिससे वो कॉमन लोगों को
प्रनाउंस करना चाह रहा है कि सभी लोग, जो सभी नागरिक हैं जर्मन के, वो दास वोल्क हैं। और इसी तरीके से जो ट्रू स्पिरिट है नेशन के लिए, अपने राष्ट्र के लिए एक सच्ची भावना है, उसको वो वोगिस्ट के नाम से प्रोनाउंस करना चाहता है, यानी दो आइडिया दे रहा है एक तरीके से। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी देखा था ना हमने, ले पैट्री और ले पैट्री का जो आइडिया दिया गया था, सिटोयन का जो सिटीजन का आइडिया दिया गया था, दो टर्म्स दी गई थी। वैसे ही जर्मनी के अंदर जोहनन गोटाफ्रीड ने दो टर्म दी हैं, दास वोल्क यूज़ करी है कॉमन पीपल के लिए, और आपका स्पिरिट ऑफ नेशन के लिए वोकिस्ट यूज़ करी है। इस तरीके से वहाँ की स्थानीय भाषाओं को, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस होती हैं जहाँ स्थानीय लोग वहाँ पर भाषाएं बोलते हैं, कहीं ना कहीं उनको इकट्ठा करके जो है एक कॉमन पब्लिश किया जाने लगा, वहाँ की लोकल कहानियों को, वहाँ की लोकल बातों को, और इस तरीके से भी जो है यहाँ पर नेशनलिस्ट फीलिंग को जो है बढ़ाया गया। यहाँ पर एक और नाम बता रहा है, कारोल कोरपिंस्की है। कारोल कोरपिंस्की नाम का पर्सन क्या करता है, फोक डांस पर फोकस करता है, और पोलोनीज और जो है आपका मजूरका नाम के दो जो है आपके डांसेस जो हैं, वहाँ के लोकल डांसेस होते हैं, वहाँ के नृत्य होते हैं, उन पे फोकस करता है। तो ऑप्शंस में पूछा जा सकता है दास वोल्क क्या था, ठीक है, डांस था या कॉमन पीपल को प्रोनाउंस किया था, या फिर पोलोनीज या मजूरका क्या थे, तो वो क्या थे, लोक नृत्य थे, वहाँ के लोकल जो नृत्य थे वहाँ कॉमन जो है प्रैक्टिस में लाए जाते थे। इस तरीके से कहानियों से ही नहीं, भाषा से और नृत्य वगैरह का यूज़ करके भी जो है वहाँ पर नेशनलिस्ट फीलिंग को राइज़ किया जा रहा था। ये भी आपका जो है रोमांटिसिज्म का ही एक पार्ट है, किस तरीके से नेशनलिस्ट फीलिंग को लाने के लिए रोमांटिसिज्म का यूज़ किया जा रहा है, कल्चर, आर्ट, पोएट्री, लैंग्वेज, डांसेस का यूज़ किया जा रहा है। पोलैंड जो है ना, पोलैंड जो आपका हमने देखा था 1815 के अंदर, जिस पोलैंड की टेरिटरी जो है बांट दी गई थी, कुछ रशिया को कुछ पर्शिया को, वहाँ के लोग भी अपोज करना स्टार्ट कर देते हैं, और वो भाषा को एक वेपन के तौर पर देखते हैं, एक वेपन की तरह यूज़ करते हैं भाषा को, और वो अपनी जो है पोलिश लैंग्वेज बोल करके अपोज दिखाते हैं वहाँ की जो है पर्शिया और रशिया की गवर्नमेंट्स को, कि हम तो जो है सेपरेट नेशन है, और हम भी हमारी जो है एक जो नेशनलिस्ट फीलिंग जो है वो शो करेंगे तुम्हें भाषा के थ्रू। तो यहाँ पर पोलैंड का रोल भी रोमांटिसिज्म के अंदर काफ़ी रहता है, तो ये हम देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। अब देखेंगे किस तरीके से जो ये 1815 से आपका जो है 1848 तक का फेज़ है, यहाँ पर हंगर, भूख का सामना करना पड़ रहा है, डिफ़िकल्ट सिचुएशन का सामना कर रहा है, बहुत से रिवोल्यूशंस होते हैं यहाँ पर, तो ये चीज़ें हम देखेंगे। अब देखिए, जो वहाँ की लोकल गाँवों की पॉपुलेशंस थी वो माइग्रेट कर जाती है शहरों के अंदर, और शहरों के अंदर स्लम्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, शहरों में भीड़ होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और क्या इम्पैक्ट पड़ता है कि जो इंग्लैंड था, हमने देखा था, देखिए 1600 के बाद इंग्लैंड काफ़ी डेवलप हो चुका था, वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन आ चुका था, लेकिन यहाँ पर जो है यूरोप जो है आपका, यूरोप के अंदर थोड़ा सा लेट आया था। देखिए कहीं ना कहीं जो इंग्लैंड के अंदर है वो आपका 1700 के आसपास, 17th सेंचुरी में करीब करीब कह सकते हो आप, 17th और 18th सेंचुरी में इंग्लैंड के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन आ चुका है, काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन होने स्टार्ट हो चुके थे। लेकिन जो यूरोप का जो पार्ट था, यूरोप जो है आपका 18th और 19th सेंचुरी, यानी मिड 18th और 19th सेंचुरी में जाके यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन आया है, एडवांस मशीन आई हैं, तो कहीं ना कहीं ब्रिटेन से बहुत पीछे चल रहे था जो यूरोप था, और बाकी नेशंस, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज और ज़्यादा पीछे थी। हमने 8th क्लास की हिस्ट्री में देखा था कि किस तरीके से 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी के अंदर इंडिया पर भी जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन का इम्पैक्ट पड़ता है। जो इंडिया के अंदर रॉ कॉटन होती है वो ब्रिटेन में भेजी जाती है, और वहाँ से मटेरियल को वापस इंडिया भेजा जाता है। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन का इम्पैक्ट था। इसी वजह से फ्रांस के ऊपर भी इम्पैक्ट आता है, और यहाँ से में जो प्रोड्यूस्ड गुड्स होती हैं, यानी बनी बनाई वस्तुएं होती हैं, वो यहाँ पर आना स्टार्ट हो जाती हैं चीपर रेट्स के अंदर यूरोप के अंदर। और इस तरीके से जब बनी बनाई चीज़ें यूरोप के अंदर आती हैं, तो जो यूरोप के अंदर लोकल जो है आपके हैंडलूम्स होते हैं, छोटी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, वो जो है डिफ़िकल्ट हो जाता है उनके अंदर प्रोडक्शन करना, और यहाँ पर हंगर और हार्डशिप जैसी सिचुएशन आ जाती है। तो देखिए यहाँ पर जो है क्या होता है, मैन मेड जो गुड्स होती हैं, मशीन मेड गुड्स होती हैं, वो काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो जाती हैं बाकी यूरोप में। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है जो है लोग, फूड प्राइसेस जो है राइज़ हो जाते हैं, हार्वेस्ट बैड होता है, और कहीं ना कहीं हंगर, हार्डशिप की सिचुएशन यहाँ पर पैदा हो जाती है, मुश्किलों की सिचुएशन पैदा हो जाती है। और 1848 एक ऐसा ही साल होता है प्रॉपर, जिसमें काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन क्राइसिस देखने को मिलता है, जिससे यहाँ के लोग रिवोल्ट करना शुरू कर देते हैं। नेशनल असेंबली क्या कर देती है, रिपब्लिक ग्रांट कर देती है उसको, पूरे तरीके से जो है आपका गणतंत्र घोषित कर देती है, और
जो मेल होते हैं, ओल्ड अडल्ट मेल होते हैं 21 साल से ऊपर, उन सभी को राइट टू वोट दे देती है, राइट टू वर्क दे देती है और वर्कशॉप लगाती है रोज़गार देने के लिए। इसलिए जो है 1814 के अंदर फ्रांस और जर्मन रीजन्स के अंदर क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा बड़ी संख्या में पॉलिटिकल राजनीतिक संगठन बनना स्टार्ट हो जाते हैं और यहाँ पर सभी लोग मिलकर के सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट के अंदर इकट्ठा होते हैं और ऑल जर्मन नेशनल असेंबली का एस्टेब्लिशमेंट करते हैं। ठीक है, इस तरीके से देखो 18 मई 1848 के अंदर 833 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है आपके इकट्ठे हो रखे हैं फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के अंदर, जो सेंट पॉल चर्च के अंदर है। तो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का यही है आपका जो है, और जो नेशनल असेंबली है जहाँ पर बैठती थी वो, उसको फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बोला जाता है। तो यहाँ पर इस तरीके से जो है क्राउन ऑफर करते हैं फ्रेडरिक विलियम फोर्थ को, जो पर्शिया का राजा होता है, उसको यहाँ पर राजा बनना जो है घोषित किया जाता है गणतंत्र के अंदर, लेकिन वो मना कर देता है। ठीक है, कौन कर देता है मना? 1848 के अंदर। 1848 के अंदर फ्रेडरिक विल्हम फोर्थ जो होता है, वो पर्शिया का जो किंग होता है उस टाइम पर, वो फ्रांस का यहाँ पर जो है राजा बनने से मना कर देता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मोनार्की को सपोर्ट कर रहा होता है, वो राजतंत्र को सपोर्ट कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पर ये लोग रिपब्लिक एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, इसलिए वो इस रिपब्लिक को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता 1848 के अंदर। ठीक है, और वो क्या कहता है, मैं तो मोनार्की को ही सपोर्ट करूँगा, मैं तो राजशाही को ही सपोर्ट करूँगा। वुमेंस का ध्यान रखना है, यहाँ पर वुमेंस भी यहाँ पर अपनी अपनी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस बना लेते हैं, न्यूज़पेपर्स में लिखना स्टार्ट कर देते हैं, मीटिंग और डेमोन्स्ट्रेशन देना शुरू कर देती हैं। औरतें भी यहाँ पर यूरोप के अंदर यहाँ पर अब थोड़ी सी अवेयर हो चुकी हैं। तो देखिए आगे दिखाया गया है जो लिबरल इनिशिएटिव था, जिस तरीके से रिपब्लिक अनाउंस किया गया था, फ्रेडरिक विलियम को ऑफर दिया गया था, ये धीरे धीरे जो है कंबाइंड फोर्सेस जो थी मोनार्की की, मिलिट्री की, जो कंबाइंड फोर्सेस होती हैं उनके द्वारा सप्रेस कर दिया जाता है। ये बड़ा आंदोलन 1848 में जो उठा था उसको दबा दिया जाता है। कारण क्या होता है, ये मोनार्की और मिलिट्री साथ मिलकर के क्या करती है, एक साथ लड़ाई लड़ती है। ये जो मिडिल क्लास के लोग जो थे, जो रिवॉल्यूशन कर रहे थे, इनके खिलाफ लड़ाई लड़ती है। काफ़ी बड़ा जो है लैंड ओनर्स, जमींदारों का ग्रुप, जंकर्स जिनको कहा जाता है, ये ध्यान रखना। जंकर्स कौन थे? जंकर्स वो काफ़ी बड़े लैंड ओनर्स थे, जमींदार थे, वो भी सपोर्ट करते हैं इसके अंदर किसको, मोनार्की और मिलिट्री के कॉमन सपोर्ट को। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है जो रिपब्लिक अनाउंस किया गया था, इस आंदोलन को जो है यहाँ पर 1848 में दबा दिया जाता है। और आगे यहाँ पर रोल दिखाया गया है, एक चीफ मिनिस्टर होते हैं, ओटोमन बिस्मार्क नाम है जिनका, याद रखना ओटोमन बिस्मार्क का रोल पूछ सकते हैं। कहीं ना कहीं ये पर्शियन जो है आर्मी के अंदर जो है एक तरीके से एक मंत्री होते हैं और ब्यूरोक्रेसी इनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। इस तरीके से ये आइडिया देते हैं। तो ये जो आपके पर्शिया के जो यहाँ पर मिनिस्टर होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा पर्शियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी की हेल्प से एक लंबी लड़ाई लड़ते हैं। देखिए 7 ईयर्स वॉर यहाँ पर दिखाया गया है, करीब करीब 1848 के बाद शुरू हो चुका था, 1871 तक चला था। काफ़ी लंबी लड़ाई के बाद जो है इनको क्या करवाया जाता है, इन्होंने जो क्या कर दिया था, पर्शियन विक्ट्री होती है, यहाँ पर पर्शिया जीत जाता है। और 1871 के अंदर पर्शियन किंग विल्हम फर्स्ट को क्या बना दिया जाता है, जर्मन एम्परर बना दिया जाता है, यानी जर्मनी का यूनिफिकेशन कर दिया जाता है। तो जर्मनी के यूनिफिकेशन के अंदर कह लीजिए या फिर आप कह लीजिए कि जो है एक तरीके से पर्शिया किस तरीके से जर्मनी को फ्रीडम दिलाता है, उसमें ओटोमन बिस्मार्क का बड़ा रोल रहता है। तो यूनिफिकेशन ऑफ इटली के अंदर या फिर आपको ओटोमन बिस्मार्क के रोल के अंदर ये पार्ट आपको ज़रूर पता होना चाहिए, किस तरीके से पर्शियन आर्मी, ब्यूरोक्रेसी और वो ग्रुप ऑफ जंकर्स एक 7 ईयर्स वॉर्स लड़ते हैं ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ, और किस तरीके से जो है पर्शिया की विक्ट्री होती है। और उस विक्ट्री के बाद 1871 में पर्शियन किंग विल्हम फर्स्ट को जो है आपको जर्मन एम्परर बना दिया जाता है। ये मैं मैप की हेल्प से समझाता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पर जो है आपका पर्शिया दिया गया है, ये पर्शिया के यहाँ पर राजा थे जो है फ्रेडरिक विल्हम फर्स्ट, जो हैं फ्रेडरिक विलियम फर्स्ट यहाँ पर पर्शिया के राजा थे। ये जो है फ्रांस और जो है आपके डेनमार्क और जो है ये आपका यहाँ पर ऑस्ट्रिया दिया गया है। ठीक है, तो किस तरीके से यहाँ पर जो फ्रांस और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट वॉर लड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो जर्मन के 39 स्टेट्स थे, हमने पहले भी पढ़ा था कि जर्मन के 39 स्टेट अलग अलग हिस्सों में बटे हुए हैं। तो यहाँ पर एक तरीके से इसको फ्री करवाता है, इसको जो है 39 स्टेट को यूनिफाई करवाता है, जर्मनी का एक कॉमन एम्परर बनवाता है। तो इस जर्मनी के रोल में जो है काफ़ी ज़्यादा रोल जो है यहाँ पर इसने प्ले किया है। ये आप मैप की हेल्प से देख सकते हो। यहाँ पर जो रिपब्लिक्स थे, गणतंत्र के लोग, रिवोल्यूशनरी मिडिल क्लास जो है एस्टेब्लिशमेंट करना चाह रही थी, उसको जो आपकी आर्मी होती है और जो ब्यूरोक्रेसी होती है
और जंकर जैसे बड़े बड़े जमींदार होते हैं वो मिल करके हरा देते हैं और एक यूनिफाइड जर्मनी का जो है गठन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने देखा किस तरीके से जो है पर्शिया का जो है किंग का और ओटोमैन बिस्मार्क वहाँ के चीफ मिनिस्टर का काफ़ी ज़्यादा रोल रहता है जर्मनी के यूनिफिकेशंस में। वो 7 ईयर का वॉर लड़ते हैं डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के अगेंस्ट, जो एक तरीके से मोनार्की के अगेंस्ट थे और वहाँ की मिडिल क्लास जो है कंजर्वेटिव्स को अपोज कर रही थी। लेकिन पर्शिया की इस विक्ट्री से जो है जर्मनी का यूनिफिकेशन हो जाता है 1871 के अंदर, और जो है यूनिफाइड इटली का यहाँ पर जो है कॉन्सेप्ट सामने आता है। यहाँ पर बताया गया है वर्सलीज के प्लेस के अंदर ओटोमैन बिस्मार्क और जो है आपका सब इकट्ठे हो रखे हैं, और जर्मन एम्पायर जो है कैसर विल्हम फर्स्ट, ठीक है, कैसर विल्हम फर्स्ट को जो है यहाँ पर जर्मनी का जो है कहीं ना कहीं राजा घोषित कर दिया जाता है। इस तरीके से जर्मनी भी जो 39 स्टेट्स में बटा हुआ था वो अब यूनिफाई होकर सिर्फ एक जर्मन राष्ट्र बन जाता है। तो ये आपको यहाँ पर जर्मनी का यूनिफिकेशन जो है ओटोमैन बिस्मार्क और विल्हम फर्स्ट के ब्यूरोक्रेसी जंकर्स वहाँ की आर्मी की हेल्प से जो है एस्टेब्लिशमेंट कर दिया जाता है 7 ईयर्स वॉर्स के थ्रू। अब देखिए जो नया स्टेट बनता है वो किन चीज़ों पर फोकस कर रहा है, नई करेंसी पर, बैंकिंग सिस्टम पर, लीगल और जुडिशियल सिस्टम पर जो है डेवलप करने पर फोकस कर रहा है। यानी सिर्फ ये नहीं है कि भाई कंजर्वेटिव्स ने पुराने आइडियाज़ से ही स्टेट चलाए हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे ही जो है यूनिफिकेशंस हुए हैं तो उन्होंने मॉडर्न चेंजेस लेकर आए हैं, उन्होंने करेंसी बनाई है, बैंकिंग सिस्टम बनाया है ताकि करप्शन और चीज़ों को सुधारा जा सके। इस तरीके से पर्शिया की लीडरशिप में जो है आपका एक तरीके से रेस्ट ऑफ जर्मनी भी जो है एक हो जाता है और एक मॉडल सेट हो जाता है कि किस तरीके से एक बेटर नेशन जो है बनाया जा सकता है। अब जर्मनी के बाद जो है इटली का नंबर आता है। भाई इटली को किस तरीके से जो यूनिफाई किया जाएगा, क्योंकि देखो इटली भी यहाँ पर जो है अलग अलग भागों में बटा हुआ है। एक तो जो है आपका 7 स्टेट्स में बटा हुआ है, ठीक है, अलग अलग रीजन्स जो हैं अलग अलग तरीके से जो हैं आपके चलाए जा रहे हैं। सार्डिनिया पोडिमेंट नाम का रीजन था जो सिर्फ वहाँ के राजा चला रहे थे, यानी इटली के जो राजा थे उनके अंडर सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था जिसका नाम है सार्डिनिया पोडिमेंट। इसके अलावा जो नॉर्थ इटली थी वो ऑस्ट्रिया हब्सबर्ग एम्पायर के अंडर थी, सेंट्रल इटली थी वो पोप के अंडर थी, और साउदर्न इटली थी वो बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन के अंडर थी। आइए मैप की हेल्प से समझाता हूँ मैं आपको। देखिए जो सार्डिनिया पोडिमेंट रीजन था सिर्फ वही इटली के वहाँ की मोनार्की, वहाँ इटली के राजा चला रहे थे। इसके अलावा अगर आप देखोगे ये जो साउदर्न इटली थी, जो साउदर्न इटली को आप देखोगे उसको स्पेन, इधर स्पेन है, स्पेन के राजा चला रहे थे, मिडल को पोप चला रहे थे, और नॉर्थ को जो है यहाँ पर ऊपर हैब्सबर्ग एम्पायर था, वो हैब्सबर्ग एम्पायर जो ऑस्ट्रिया का जो हैब्सबर्ग एम्पायर था वो चला रहा था। यानी इटली भी अलग अलग 7 स्टेट्स में बटी हुई थी और अलग अलग तरीके से रूल हो रही थी। तो किस तरीके से इटली को भी देखिए यहाँ पर एक यूनिफाई किया जाएगा। जो इटली बटी हुई है यहाँ पर 2 से 3 लोगों का रोल रहेगा। एक है किंग विक्टर एमुअल सेकंड, इन्होंने जो है इटली को जो है यूनिफाई करने में काफ़ी वॉर लड़े हैं। इसके अलावा यहाँ पर चीफ मिनिस्टर कैवोर हैं जिनकी काफ़ी ज़्यादा रणनीति होती है, डिप्लोमेटिक बहुत, वो अच्छे डिप्लोमेट होते हैं जो अलायंस कर लेते हैं फ्रांस के साथ लड़ाई लड़ने के लिए, ठीक है। और जो है आपका जो ऑस्ट्रियन फोर्सेस को, यानी फ्रांस हेल्प करता है इटली को फ्रीडम दिलाने में। आइए इस मैप से फिर से समझा देता हूँ। देखिए आप जो मैं ये लाइन लगा रहा हूँ इसके बीच में जो है आपका इटली है, ये भी इटली है, ठीक है ना, ये भी पार्ट इटली का है। तो बता रहा है ये किस तरीके से जो है देखिए कि इटली बटा हुआ था 7 स्टेट्स के अंदर। सार्डिनिया पोडिमेंट का रीजन यहाँ का जो है राजा था उसके अंडर था, सिर्फ ये 2 रीजन्स जो थे यहाँ के राजा के अंडर थे। बाकी सेंटर था जो पोप के अंडर था। आपने देखा साउदर्न जो है आपका ये जो स्पेन के जो राजा थे, ये स्पेन कंट्री है, स्पेन के राजा थे जो इनके अंडर रूल हो रहा था। जो नॉर्दर्न पार्ट था वो ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग एम्पायर के अंडर बटा हुआ था। तो पूरा इटली अलग अलग राजाओं में बटा हुआ था। और इसके बाद जो है आपका इनसे पीछा छुड़ाने के लिए जो किस तरीके से जो कैवोर होते हैं वो फ्रांस के साथ संधि करते हैं कि हम दोनों एक साथ आ जाते हैं, हम दोनों एक साथ आ जाते हैं, मिल कर के ऑस्ट्रिया एम्पायर को हरा देते हैं। तो इसकी जो रणनीति थी कैवोर की वो काफ़ी रोल प्ले करती है इटली को यूनिफाई करने में, और ये दोनों मिलकर संधि करते हैं। इधर से ये नॉर्थ इटली को फ्री करा लेते हैं, साउदर्न से उधर आप देखेंगे हम आगे किस तरीके से रिवोल्यूशनरीज फ्री कराएंगे। तो ये मैप की हेल्प से हमने समझा है कि इटली किस तरीके से यूनिफाई होने जा रही है। इससे पहले हमने फ्रांस का यूनिफिकेशन देखा, किस तरीके से पर्शिया जो है इसको फ्री करा देता है, ठीक है ना, वहाँ पर ओटोमैन बिस्मार्क का रोल रहता है। अब हम इटली का यूनिफिकेशन देख रहे हैं। तो
तो यहाँ देखिए जो है चीफ मिनिस्टर जो कैवोर होते हैं वो फ्रांस से संधि करते हैं, जैसा मैंने ऊपर बताया था, और ऑस्ट्रियन फोर्सेस को जो हराने में जो कामयाब हो जाते हैं 1859 के अंदर। इसी तरीके से जो काफ़ी ज़्यादा बड़े आर्म वॉलंटियर थे, जोसेफ गैरिबाल्डी की लीडरशिप में, जोसेफ मैजिनी जिनका नाम हमने ऊपर भी किया था, उनकी लीडरशिप में जो रिवोल्यूशनरी थे उनकी लीडरशिप में कहीं ना कहीं जो है आपका वो भी हरा देते हैं। और यहाँ होता है कि आपका 1861 में विक्टर एमुअल सेकंड जो वहाँ का राजा था उसको यूनिफाइड इटली का राजा घोषित कर दिया जाता है, यानी 1861 में इटली को भी यूनिफाई किया जाता है। जो पहले 7 स्टेट्स में जो अलग अलग पहले 7 स्टेट्स में बटी हुई थी वो इटली अब जो है सार्डिनिया पोडिमेंट के रीजन विक्टर एमुअल होते हैं। ठीक है, आपका साउदर्न हरा दी जाती है, मिडल हरा दी जाती है, नॉर्दर्न फ्रांस की हेल्प से हरा दी जाती है। इस तरीके से वो फ्री करा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ बता रहा है कि फिर अगर जर्मनी हो चुकी थी, इटली हो चुकी थी, तो जो आपका ब्रिटेन का जो केस था वो स्ट्रेंज क्यों था। तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा जो है क्वेश्चन आ जाता कई बार कि रिवोल्यूशंस ब्रिटेन के अंदर क्यों नहीं हुए। भाई जो जर्मनी के अंदर देखे आपने, फ्रांस के अंदर देखे, इटली के अंदर देखे, तो जर्मनी के अंदर इतने ज़्यादा रिवोल्यूशंस क्यों नहीं हुए, जर्मनी का इतना ज़्यादा केस चेंज क्यों है। तो देखिए जो ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन का जो डेवलपमेंट है वो किसी रिवोल्यूशंस के थ्रू नहीं हुआ है। ठीक है, वो वॉर्स के थ्रू नहीं हुआ है, वो डिफरेंट तरीके से टारगेट किया गया था। जो ब्रिटेन जो था जिसको यूनाइटेड किंगडम बनाया गया था वहाँ मिला करके, उसमें ज़्यादातर एथनिसिटी का रोल ज़्यादा था, मतलब वो बटा हुआ था इंग्लैंड इंग्लिश लोगों में, वेल्स लोगों में, स्कॉट लोगों में, आयरिश लोगों में। इस तरीके से यहाँ पर एथनिक ग्रुप एस्टाब्लिश हो रखे हैं। ठीक है, जिनका अपना कल्चर है, जिनकी अपनी राजनीतिक प्रथाएँ हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो चीज़ें हैं जो वो एथनिसिटी पे चली जाती हैं वॉर्स की बजाय। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, इंग्लिश पार्लियामेंट होती है जो मोनार्की को सीज़ कर देती है 1688 के अंदर, यानी 1688 तक यहाँ पर राजाओं का रूल चल रहा है इंग्लैंड के अंदर, लेकिन अब इसको सीज़ कर दिया गया है और एक्ट ऑफ यूनियन पास कर दिया गया है 1707 में, जो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में साइन करवा गया था और जिसको यूके नाम दिया गया था कि भाई ये सभी नेशन मिलके यूके कहलाएंगे, यूनाइटेड किंगडम कहलाएंगे अब से। और डिफरेंट स्कॉटलैंड आयरलैंड जैसे नेशन नहीं होगा, आयरलैंड भी बाद में ज्वाइन करेगा। इस तरीके से यहाँ का केस स्ट्रेंज था क्योंकि एथनिसिटी के बेस पर यहाँ पर डिफरेंट पार्ट्स को ज्वाइन करवाया गया था वॉर्स की बजाय। नए सिंबल्स दे दिए गए थे ब्रिटेन के, ब्रिटेन फ्लैग, यूनियन जैक जो आपने देखा होगा जो इस तरीके से रेड कलर की पट्टी में होता है, वो यहाँ पर नेशनल एंथम अनाउंस कर दिया गया था। इंग्लिश लैंग्वेज पे तो फोकस पूरा था ही, बाकी लैंग्वेजेस को जो है बहुत ज़्यादा डिमिनिश कर दिया गया था, उनको एक तरीके से इम्पोर्टेंस नहीं दी गई थी। इस तरीके से आयरलैंड के साथ भी यही होता है, वहाँ के लोकल ट्रेडिशंस को, कल्चर को दबा दिया जाता है और वहाँ पर भी जो है कहीं ना कहीं इंग्लिश पर फोकस किया जाता है। जो आपका आयरलैंड होता है वो कहीं ना कहीं 2 हिस्सों में बटा हुआ था, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स में, तो यहाँ पर कैथोलिक्स पर फोकस कर दिया जाता है। इस तरीके से जो है कहीं ना कहीं आयरलैंड को भी जो है मिला दिया जाता है और इसको भी यूके का पार्ट बना दिया जाता है। तो इसलिए यहाँ का केस चेंज था क्योंकि यहाँ वॉर्स की बजाय दूसरी भाषाओं, दूसरे कल्चर को दबा करके इंग्लिश कल्चर पे फोकस किया गया था, इंग्लिश भाषा पर फोकस किया गया था। तो देखिए यहाँ पर कि एक नेशन को कैसे देखा जा रहा है, एक टॉपिक के थ्रू ये बताना चाह रहा है। तो कह रहा है कि एक कंट्री को जो है एक पर्सन के तौर पर रिप्रेजेंट किया जब जाता है उसको विजुअलाइजेशन बोलते हैं, कि एक पूरे राष्ट्र को ही एक पर्सन के तौर पर दिखाया जाता है। हमने देखा था कि जैसे इंडिया में भारत माता, उधर जर्मेनिया था, तो इस तरीके से आइडियाज़ जो है लिए गए थे और फीमेल फिगर्स को ज़्यादा यूज़ किया जाता था किसी नेशन को पर्सोनिफाई करने में, किसी नेशन को दिखाने में, बढ़ चढ़ कर दिखाने में। तो फीमेल फिगर क्या बन चुकी थी, एलिगरी बन चुकी थी। एलिगरी मैंने पहले भी बताया है आपको, एलिगरी क्या होती है, जब किसी अब्स्ट्रैक्ट आइडिया को, जब किसी आइडिया को किसी पर्सन के तौर पर रिप्रेजेंट किया जाता है, देन इट इज़ कॉल्ड एलिगरी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका जर्मन नेशन की जो एक तरीके से रिप्रेजेंट कर रही थी वो जर्मेनिया कर रही थी। यहाँ पर आप जर्मेनिया देख सकते, स्वॉर्ड है, एक ओक लीव्स का एक मुकुट पहना हुआ है जो ब्रेवरी की निशानी होता है, जर्मनी का फ्लैग उनके हाथ में है। इस तरीके से जो है आप देख सकते हैं कि जर्मेनिया बिकम द एलिगरी ऑफ जर्मन नेशन। तो यहाँ पर नेशन को जो है एक वुमेन के तौर पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को जब किसी पर्सन के तौर पर फिगर आउट किया जाता है उसको एलिगरी कहते हैं। तो किस तरीके से नेशंस को बढ़ा चढ़ा कर दिखाने के लिए, उसकी ब्रेवरी को, उसके कल्चर को दिखाने के लिए यहाँ पर जो है फीमेल फिगर्स का यूज़ किया जाता रहा है। ये हिस्ट्री में पार्ट है, लगभग हर देश ने कैसे कोई ना कोई ऐसा फिगर यूज़ किया है जो कहीं ना कहीं आपका नेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये पूरा चैप्टर जो है आपका यहाँ पर ख़त्म हो जाता है
ये 2 पार्ट में वीडियो आई है, पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर, और इसमें हमने जो है नेशनलिज्म इन यूरोप का जो है देखा है शुरुआत से, किस तरीके से फ्रेडरिक सोरियो की पेंटिंग आइडियाज़ लेकर के आती है। फ्रेंच रिवॉल्यूशंस जो है इंस्पायर करते हैं यूरोप को, बाकी यूरोप भी जो है आपका इंस्पायर हो जाता है। यहाँ पर रिवॉल्यूशंस होते हैं, ट्रीटी ऑफ वियना होती है, उसके बाद जो है आपका एज ऑफ रिवॉल्यूशंस आ जाता है 1815 से 18 जो है आपका 48 के बीच में। इस तरीके से वापस फिर जर्मनी का यूनिफिकेशन हो जाता है, इटली का यूनिफिकेशन पूछा जाता है। जोसेफ मेज़िनी, ओटोमन बिस्मार्क, गैरिबाल्डी या फिर विक्टर एमुअल जैसे किंग्स का यहाँ पर जिक्र हुआ है। नेशन को कैसे विजुअलाइज़ किया जा रहा है, तो ये सब टॉपिक्स हमने इन 2 वीडियोस में कवर किए हैं, और आप अगर दोनों वीडियोस देखते हैं तो आपको लगभग ये कवर हो जाएगा पूरा चैप्टर। हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी जो है इसमें से निकाल लेंगे बाद में। कुछ मैंने स्टेटमेंट्स बताई हैं जो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें है एक बार मेटरनिच ने कहा था कि वो ग्रेटेस्ट एनिमी है, कहीं ना कहीं मैज़िनी के बारे में कहा था कि वो सोशल ऑर्डर का एनिमी है, और एक उसने कहा है कि फ्रांस जब छींकता है तो पूरे यूरोप को कोल्ड हो जाता है। तो ये भी वो उसने रिवॉल्यूशन से रिलेटेड कहा है कि आइडियाज़ ऑफ फ्रीडम ऑफ लिबर्टी अगर फ्रांस से शुरू होते हैं तो उसका इम्पैक्ट पूरा कहीं ना कहीं पूरे उस पर पड़ेगा। तो यहाँ से पूरा कवर हो गया है, इसको देख लीजिएगा एक बार, आपको पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा। डाउट्स होंगे तो आप कमेंट्स में फिर से पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।